गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली शॉर्ट्स ऑफ फाइनेंस। आज के सेशन में हम बात कर रहे होंगे 23 अगस्त की मेजर हाइलाइट्स के बारे में। तो माइंड में करना कि यहाँ पर वीडियो नहीं है क्योंकि थोड़ा सा मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो मैं यहाँ पर से बता रहा हूँ। और ये जो आपके सामने ब्लॉग है, इसका लिंक नीचे दिया हुआ है, आप इसको जाके साइड में ओपन कर सकते हैं, या फिर अगर आपको सिर्फ इससे रेफर करना है तो इससे भी काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ये बनाता हूँ मैं, इससे आपको समझ में आ सकता है। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, फर्स्ट हाईलाइट से। पहली न्यूज़ है इसके अंदर, सेंटर रिवैम्प्स ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क। यहाँ पर होता क्या है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो होती है वो आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। हालांकि उसका कंट्रोल आरबीआई करता है, मतलब अगर जो इन्वेस्ट करने का काम होगा वो आरबीआई करेगा, बट जो पॉलिसी बनाने का काम होता है वो सेंटर के हाथ में होता है। और ये फिजिकल पॉलिसी के अंदर आता है, जो हमने फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी समझी। तो फिजिकल पॉलिसी के अंदर ये एक मेजर रहता है इन्वेस्टमेंट का। इससे काफ़ी फर्क पड़ता है हमारे फॉरेन रिजर्व पे, और हमारा जो ग्लोबल रैंकिंग अगर आप मान सकते हैं, जैसे रुपी का क्या वैल्यू चल रहा है, तो ये सब चीज़ों पे ज़्यादा फर्क पड़ता है। इसके अंदर बात करें तो पहला पॉइंट है ईजिंग द रूल्स फॉर डोमेस्टिक एंटिटीज टू इन्वेस्ट अब्रॉड। अब यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क रिवैम्प हुआ है, रिवैम्प मतलब चेंज हुआ है, इसके अंदर क्या चेंजेस आए हैं। पहला चेंज है कि आपका रूल, जो डोमेस्टिक एंटिटी हैं, जो इंडियन कंपनीज हैं, उनको बाहर इन्वेस्ट अब्रॉड करने के लिए जो रूल्स थे वो थोड़े ईजी कर दिए गए हैं। जिसके अंदर पहला, यहाँ पर आपको दिखेगा लास्ट पॉइंट के अंदर, इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट अप टू 4 टाइम्स वर्थ इन फॉरेन कंपनीज। मतलब अपने से 4 टाइम्स वर्थ तक की भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर कोई कंपनी 100 रुपीज़ की है, या 100 करोड़ रुपीज़ की है फॉर एग्जांपल, मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंगली, तो वो 400 करोड़ रुपीज़ तक भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब ये कोई ऐसी फिगर नहीं होती, क्योंकि हो सकता है कि कंपनी इक्विटी के अलावा डेट भी रेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कंपनी थोड़ा डेट रेज कर ले, तो वो उसकी वैल्यू में ऐड नहीं होगा, बट वो फिर उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट डिफाइंड ओपीआई, ओपीआई मतलब होता है ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये गवर्नमेंट ने क्लासिफाई करने के लिए बताया कि कौन सी इन्वेस्टमेंट को पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोला जाएगा। देखो, दो इन्वेस्टमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट हो सकती है पोर्टफोलियो, मतलब आप इन्वेस्टमेंट के ही पर्पज से कर रहे हैं, आप उसको बेचेंगे फ्यूचर में कभी ना कभी, या फिर उसके जो इनकम होती है वहां से अर्न करना चाहते हैं। दूसरा होता है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट में आप बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब कि जैसे अगर कोई दो कंपनी मर्ज करती है, जैसे अगर आपने देखा हो बायजूस ने आकाश को अक्वायर किया, तो वो एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट थी। उनको उसके बिजनेस से फर्क पड़ता है, क्योंकि जो आकाश चीटिंग सॉरी टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो वो सब चीज़ें बायजूस को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ है। अब ये जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है ओवरसीज, ये गवर्नमेंट ने डिफाइन किया कि किस किस को हम ओपीआई बोल रहे होंगे। अब यहाँ पर इसके अलावा ईज्ड राउंड ट्रिपिंग रूल्स विद सर्टेन कंडीशन। राउंड ट्रिपिंग होती है, जैसे अगर यहाँ से कोई कंपनी किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करती है, और वो जो कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, वो भी इंडिया के अंदर ही इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो ये एक तरीके से ये घुमा के फिरा के तरीके वाला हुआ इन्वेस्टमेंट। बट इसमें हो सकता है कंपनीज दूसरी इन्वॉल्व हो, तो यहाँ पर टैक्स का इशू वैसे रहता था कि आपने यहाँ से पहले बाहर इन्वेस्ट किया तो वहाँ पर टैक्स दिया, फिर बाहर वाली कंपनी ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, टैक्स दिया। टैक्स देने का मतलब है कि जब आप उसको बेच रहे होंगे इन्वेस्टमेंट को, या सेल ऑफ कर रहे होंगे, उसका एडवांस टैक्स जो होता है वो पे किया। तो वो कैसे सेटल करें, क्योंकि वो एक तरीके से एक ही ट्रांजैक्शन पर टैक्स लग रहा है कि यहाँ से जो एंटिटी ने उस एंटिटी के अंदर इन्वेस्ट किया, जो दूसरी ही है इंडिया के अंदर है, वही हो सकती है। तो उसके ऊपर टैक्स के इश्यूज रहते थे। अब इस राउंड ट्रिपिंग, इस पूरे कॉन्सेप्ट को बोलते हैं, इसके रूल्स को भी ईजी करती है। लास्ट एक और रूल समझते हैं, कैन अक्वायर अ गिफ्ट ऑफ फॉरेन सिक्योरिटीज फ्रॉम एनी नॉन रेजिडेंट। तो अब ये भी पॉसिबल कर दिया है कि आप किसी भी नॉन रेजिडेंट, मतलब बाहर एनआरआई से, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया एनआरआई से आप कोई भी फॉरेन सिक्योरिटी, शेयर्स, डिबेंचर्स, कुछ भी गिफ्ट की फॉर्म में ले सकते हैं। तो डीमैट अकाउंट में किसी भी ब्रोकर के थ्रू आप ये, वैसे भी फंक्शन रहता है, इंडिया के अंदर भी रहता है, कि आप किसी को भी कुछ गिफ्ट कर सकते हैं, कोई भी शेयर या कोई भी कुछ, तो वो भी इसके अंदर रहता है। अब ये बाहर से भी इन्होंने अलाउ कर दिया है। डी स्ट्रीट, डीएसटी का मतलब है दलाल स्ट्रीट। दलाल स्ट्रीट का मतलब होता है स्टॉक मार्केट बेसिकली। तो स्टॉक मार्केट के अंदर इंडाइसेस टैंक 1.5% ऑन कंसर्न ओवर फेड मूव्स। डीएसटी इंडाइसेस का मतलब है स्टॉक मार्केट के जो इंडेक्स हैं, जिसके अंदर इंडिया की बात करेंगे तो निफ्टी और सेंसेक्स सबसे मेन रहते हैं। तो निफ्टी और सेंसेक्स ही आपके 1.5% के आसपास से गिर चुके हैं। टैंक करना मतलब गिरना होता है, गिर चुके हैं ऑन कंसर्न्स ओवर फेड मूव्स। अब ये ऑन कंसर्न्स ओवर फेड मूव्स का मतलब है, रीजन बता रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। ये क्यों हुआ है, क्योंकि फेड, फेड मतलब होता है फेडरल रिजर्व बैंक, जो कि यूएस का सेंट्रल बैंक है। उसने कुछ ऐसे मूव लिए हैं, मूव मतलब उन्होंने कुछ स्टेप्स उठाना चाहते हैं। अभी जो उनकी एक फ्राइडे को स्पीच हुई थी, मैं आगे बताऊंगा। तो उसके अंदर कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिससे मार्केट का नेगेटिव सेंटीमेंट बना है। उसने अपने रेपो रेट को लेकर कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं। तो निफ्टी और सेंसेक्स आपके और कुछ अदर और इंडेक्स जो है वो टैंक कर चुके हैं। कंटिन्यूड लॉसेस टू द सेकंड स्ट्रेट डे, यानी कि फ्राइडे को भी मार्केट गिरा था, एंड मंडे को भी मार्केट गिरा है।
तो ये आप देख सकते हैं फ्राइडे को ऑलमोस्ट 1% से मार्केट गिरा था। तो अगर आप दोनों को कंटिन्यू करके जोड़ते हैं तो 2.5% का फॉल 2 दिन के अंदर देखने को मिला है। अच्छा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो सैटरडे संडे को मार्केट बंद रहता है, तो उस हिसाब से फ्राइडे देन मंडे की बात कर रहे हैं। जेरोम पोवेल्स स्पीच ऑन फ्राइडे। जेरोम पोवेल आपके चेयरमैन है इसी फेड के, फेडरल रिजर्व बैंक के, जो मैंने बताया। इनकी स्पीच के अंदर ये बोला गया, जो इन्होंने पूरी स्पीच दी, क्योंकि ये चेयरमैन है तो ऐसा माना जा सकता है कि जैसे इन्होंने बोला वैसा ही होगा फ्यूचर के अंदर। तो इन्होंने यही बोला कि जहाँ जो वहाँ का रेपो रेट है वो हमें बाद में देखेंगे कभी, तो वो किस तरीके से इफेक्ट हो रहा है उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं। अभी क्या कैसे इफेक्ट कर रहा है, जैसे यूएस में फ्राइडे को ही बात हुई और इंडिया में मंडे को ही फर्क पड़ गया। इतना इफेक्ट पहले तो यूएस है, क्योंकि वो तो यूएस का सबसे रिलेशन ज़्यादा रहता है। अभी अगर हम आगे बात करेंगे तो जैसे आप नीचे देख भी सकते हैं, ऑटो पार्ट्स वाली जो न्यूज़ है, इसके अंदर नॉर्थ अमेरिका हमारा 32% एक्सपोर्ट्स होल्ड करता है इसके अंदर। हम आगे देखेंगे ठीक से। बट यूएस का सबसे ज़्यादा रिलेशन, जो ट्रेड रिलेशन है, बहुत ज़्यादा होते हैं, तो यूएस सब पे इम्पैक्ट करता है। दूसरी बात कि क्या होता है कि जो फेडरल रिजर्व है वो वैसे भी एक काफ़ी, जैसे जैसे निफ्टी और सेंसेक्स की बात हम यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं ताकि हम पूरे मार्केट का आइडिया लगा सकें कि पूरा मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। ऐसे ही फेडरल रिजर्व का जो रेट होता है उससे हम पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की बात करते हैं, यानी कि ग्लोबल इकोनॉमी कैसी चल रही है ये हम वहाँ के फेडरल रिजर्व के रेट से पता लगाते हैं। तो फेडरल रिजर्व का रेट वो रेट होता है जिसपे ये जो फेडरल रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक है वहाँ का, वो कमर्शियल बैंक को लोन देता है। तो ये इससे काफ़ी फर्क पड़ता है क्योंकि मनी सप्लाई पूरी कंट्रोल होती है। तो ये बेसिकली ये पूरी न्यूज़ थी। बेन कैपिटल एंड एडवेंट, ये दो कंपनीज हैं स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग के अंदर। प्लान टू एग्जिट क्वेस्ट ग्लोबल। क्वेस्ट ग्लोबल एक इंजीनियरिंग आउटसोर्सिंग फर्म है, एक हार्डवेयर सॉर्ट ऑफ या टेक कंपनी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये दोनों मिलकर के 33% ऑफ द कंपनी ओन करते हैं। और इसके अलावा सिंगापुर की एक कंपनी है GIC, तो वो भी 2-3% ओन करती है, वो भी इनको छोड़ने में ज्वाइन कर सकती है, मतलब ये भी छोड़ देंगे यहाँ पे, ये भी अपना एग्जिट कर देंगे। तो ये इतना 35% के आसपास इसके अंदर से कंपनी से एग्जिट हो सकता है। इसका कोई रीज़न वगैरह खास नहीं बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पर ये बताया गया कि प्राइमरी एक फंड रेज हो सकता है कंपनी में, तो वो चीज़ है इसके अंदर, पर प्राइमरी फंड रेज से ऐसा हम कुछ यहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। ऑटो पार्ट्स कंपनीज कम अप विद 700 मिलियन ट्रेड सरप्लस इन फाइनेंशियल ईयर 2022। ऑटो पार्ट्स आपकी क्या कंपनी होती है, जो ऑटो कंपोनेंट्स वाली कंपनी होती है। हाँ, जो ऑटो कंपोनेंट्स वाली कंपनी होती है, जैसे अगर एक तो आपकी वो हो गई जो ऑटोमोबाइल में बना रही, कार वाली बना रही कंपनी, उसके अलावा जो अगर किसी को रिप्लेसमेंट कराना हो या कुछ एडिशनल कोई चीज़ लगवानी हो, एसेसरीज वगैरह लगवानी हो कुछ भी, तो वो ऑटो कंपोनेंट कंपनीज बनाती हैं। ये जनरली क्या होता है, ये जेनेरिक कंपनीज होती है। जेनेरिक कंपनीज मतलब वो अपने ब्रांड के अंदर नहीं बेचती हैं। वो क्या कर देती हैं, वो अपना बना के प्रोडक्ट दूसरों को देती हैं, कंपनीज, बड़ी कंपनीज को दे देती हैं। वो अपनी ब्रांडिंग लगा के बस बेच देते हैं। जैसे अगर आपने ईयरफोन्स वगैरह के अंदर देखा हो, ईयरफोन्स वगैरह के अंदर बहुत होता है कि जो चाइना से बहुत सारा माल ऐसा आता है जो जेनरिक होता है, उसके ऊपर कोई लेबल नहीं होता, तो उसके ऊपर लेबल लोग लगाते हैं बस अपना, जो काफ़ी सारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, बस लेबल लगाते हैं अपना और बेच देते हैं। तो ये आपका एक जेनरिक वाला सिस्टम उसके अंदर ऑटो कंपोनेंट के अंदर हो गया। और अगर आप किसी जैसे ऑटोमोबाइल के शोरूम वगैरह वाले से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा ऑटो कंपोनेंट्स का बिजनेस कई बार ऑटो पूरा जो आपका, अगर कोई आपका लो प्राइस्ड व्हीकल है, जैसे कोई स्कूटी की शॉप है या कोई ऐसे टू व्हीलर टाइप शॉप है, तो उसके अंदर तो कंपोनेंट का इतना रहता है कि वो एक्चुअल आपकी सेल से भी ज़्यादा प्रॉफिट आपको दे जाता है, क्योंकि प्रॉफिटेबल बहुत ज़्यादा होता है। ऑन द वर्ज ऑफ चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी, इसका मेन रीज़न बताया गया है चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। इसका इसका मीनिंग ये है कि जैसे ग्लोबली लोग ये अज्यूम करते हैं, ये मान रहे हैं आज की डेट में कि चाइना इतनी ट्रस्टवर्दी नेशन नहीं है, और उनकी डिपेंडेंस अभी आज की डेट में चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हब है पूरा चाइना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है और पूरी वर्ल्ड के अंदर वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो वो बेसिकली क्या हुआ है कि अब वो चाहते हैं हर कंट्री ऑलमोस्ट, खासकर US यूरोप ये वाली कंट्रीज, बड़ी कंट्रीज, कि हम चाइना के अलावा भी कोई प्रोड्यूसर रखें, चाइना के अलावा भी कोई सप्लायर रखें अपना। तो ऑटो कंपोनेंट्स के अंदर वो इंडिया इमर्ज हो रहा है, जिसके अंदर इसीलिए हमारी ग्रोथ रही 43% से एक्सपोर्ट्स के अंदर। और इसके अंदर अगर हम 2021 की बात करें तो ट्रेड डेफिसिट हमने फेस किया 500 मिलियन का। ट्रेड डेफिसिट मतलब होता है कितना हमने एक्सपोर्ट किया माइनस कितना इम्पोर्ट किया। तो अगर डेफिसिट चल रहा है मतलब हमने इंपोर्ट ज़्यादा किया 500 मिलियन से और पिछले साल, जो कि अब अगर हम देखें तो हमने कन्वर्ट कर लिया है 700 मिलियन के ट्रेड सरप्लस पे। और मैंने आपको यहाँ पे लिखा नहीं शायद, मैंने आपको बता दूँ कि 4.2 ट्रिलियन की सेल्स हुई है, मतलब क्योंकि सेल्स का मतलब एक्सपोर्ट्स, तो एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट करके देखेंगे तो 700 मिलियन आ रहा है।
बट एक्सपोर्ट 4.2 ट्रिलियन डॉलर्स के हैं। और अब आपको पता चल रहा होगा ये वाली बात, नॉर्थ अमेरिका ये जो हमारे इस बार के एक्सपोर्ट्स हैं इसके अंदर 32% वेटेज रखता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, अमेरिका कुछ भी अगर कर रहा होता है 32% बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप कंट्री वाइज कंपेयर करेंगे तो और किसी भी कंट्री से ज़्यादा नहीं होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ऐसे ग्लोबल ट्रेंड्स समझने में काम आए। ONGC IOC टू मेक अ जॉइंट बिड फॉर JBF पेट्रोकेमिकल्स। तो ये आपका, हमने जो कल न्यूज़ देखी थी कि रिलायंस ने JBF के लिए बिडिंग लगाई है, तो वो चीज़ ही है। उसके ऊपर ONGC और IOC ने भी अब एक बिडिंग लगाई है, मतलब ऐसा सोच रहे हैं वो लोग, एक जॉइंट करके बिडिंग लगाएंगे, दोनों कंपनी मिलकर एक बिडिंग लगाएंगे। बाकी 2 पॉइंट्स कंपनी के बारे में हमने कल भी कवर किए थे, ये हम छोड़ सकते हैं। डिसबर्समेंट ऑफ केपेक्स लोन्स टू स्टेट्स में राइज टू 70,000 करोड़ इन Q2। अब यहाँ पर हुआ क्या था, मैं आपको पहले थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के अंदर लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 ट्रिलियन केपेक्स लोन देने का प्लान किया था स्टेट गवर्नमेंट को। केपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका मतलब जैसे एक होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आप खर्चा करते हैं पैसा कमाने के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो आप खर्चा करते हैं असेट बनाने के लिए। जैसे अगर आपने कोई अपना घर बनाया तो वो आपका एक कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, उसका रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा। तो वो चीज़ें होती हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन देने थे, उन्होंने ऐसा प्लान किया था 1 ट्रिलियन डॉलर्स के। तो 1 ट्रिलियन डॉलर्स के ये जो लोन्स थे सेकेंड पॉइंट के अंदर आएंगे, ये लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक ये वापस रीपे करने का होता है इनका पीरियड, एंड इंटरेस्ट फ्री होते हैं। इंटरेस्ट फ्री का मतलब समझ रहे हैं कि कोई इंटरेस्ट ही नहीं देना पड़ता। तो स्टेट्स इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, बट गवर्नमेंट ने अभी तक, अब ये न्यूज़ आ रही है कि अभी तक 30,000 करोड़ के ही लोन्स क्लियर किए हैं। और अब ऐसा बोला जा रहा है कि Q2 तक 70,000 के हो पाएंगे, 70,000 के हो पाएंगे। और आपका जो कि Q2 तक ही टारगेट था, जो 1 ट्रिलियन वाला, 1 ट्रिलियन रुपीज़ वाला था, तो ये Q2 तक ही टारगेट था जो फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया था अपने बजट में। बट अभी 70,000 करोड़ तक ही हो पाएगा। अब इन जो लोन्स हैं इनके अंदर आप सभी जान गए हैं कि इंटरेस्ट फ्री होता है लोन, और आपका लॉन्ग टर्म होता है, और केपेक्स के लिए मेनली किया जाता है। और केपेक्स के लिए किया जाता है इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो स्टेट जो भी काम करेगी इन लोन से वो उनको रिपोर्ट करना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इसके साथ साथ दो और कंडीशन अटैच होती है जिसके अंदर बोला जाता है कि स्टेट्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा सिंगल नोडल अकाउंट सिस्टम। ये अकाउंटिंग का सिस्टम है पूरा, तो ये अपना अडॉप्ट करना पड़ेगा। एंड द सेकंड इज दैट दे शुड नॉट ब्रीच द सेंटर्स ब्रांडिंग रूल्स। तो जो भी आपके ब्रांडिंग रूल्स होते हैं उनको ब्रीच नहीं करना, मतलब कुछ और रूल्स प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट, तो वो उनको ब्रीच नहीं करना। अब आगे देखते हैं HDFC बैंक प्लान्स 2500 करोड़ Tier 1 बॉन्ड सेल अमिड फर्म क्रेडिट ऑफ टेक। तो यहाँ पर क्या है, HDFC बैंक 250 करोड़ रुपीस के आपके Tier 1 की बॉन्ड सेल निकालेगा। Tier 1 का मतलब होता है जो सबसे सेफ HDFC बैंक के लोन चल रहे हैं, बॉन्ड्स चल रहे हैं, उसके अंदर से सेल निकालेगा। और सेल करने का मतलब वो जो सेल निकालेगा डिस्काउंट पे देगा वो नहीं होता। सेल करने का मतलब नॉर्मल सेंस में कि बेचेगा, मतलब निकालेगा बॉन्ड्स। 2500 करोड़ की इनकी वैल्यू रहेगी। और अब बॉन्ड की अगर आप प्राइसिंग की बात करते हैं तो सेकंड पॉइंट पे आएंगे। HDFC बैंक्स Tier 1 बॉन्ड्स कुड बी प्राइस अराउंड 7.9 to 7.95%। यानी अब देखें बॉन्ड्स के लिए कितना ज़रूरी होता है इंटरेस्ट रेट, कि उनकी प्राइसिंग ही इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे अगर आप HDFC बैंक ने जो अभी तक एक ही डिटेल अभी तक इस लोन के बारे में, इस बॉन्ड्स के बारे में दी है, जो ये है कि इंटरेस्ट कितना मिल रहा होगा, तो वो 7.9 to 7.95% पे मिल रहा होगा, ये यहाँ पर बोला गया है। कैनरा बैंक इज ऑल्सो लाइकली टू रेज फंड्स वर्थ अराउंड 1,000 करोड़ थ्रू द इशुएंस ऑफ Tier 2 बॉन्ड्स। तो यहाँ पर क्या है वही कि कैनरा बैंक भी इशू करेगा फ्यूचर में 1,000 करोड़ रुपीज़ के लोन इशू करेगा, बॉन्ड इशू करेगा, और वो Tier 2 बॉन्ड्स होंगे। Tier 2 आप समझ रहे हैं कि Tier 1 से थोड़ा कम सेफ है ये वाले। और इसके अलावा SBI की अभी न्यूज़ आई थी, SBI भी रिलीज़ करने वाला है, और SBI के बाद ही आप मान सकते हैं ऑलमोस्ट बहुत सारे बैंक्स रिलीज़ करेंगे। अब इस सब के बैकग्राउंड में क्या हो रहा है मैं आपको वो समझाता हूँ। ये इतना जो बॉन्ड रेस का ये जो चल रहा है सारी चीज़, वो इसलिए चल रही है क्योंकि आप समझें कि फेस्टिवल्स आने वाले हैं। फेस्टिवल्स के अंदर मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ जाती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए मेजर लिए जा रहे हैं कि हमने अगर अभी से ही अपना बॉन्ड इशू कर दिया तो लोग अपना पैसा हमारे पास डिपॉजिट करा सकें। हमारे पास पैसा डिपॉजिट करा दिया तो डिमांड कम करेंगे, और हमारे पास डिपॉजिट करा दिया इसका मतलब ये होता है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देना। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे तो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा कि यार चलो कोई बात नहीं, जैसे दिवाली पे गाड़ी खरीदी थी, गाड़ी बाद में खरीद लेंगे, 1 साल के लिए पैसा बैंक में रख देते हैं। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, FD करा देते हैं या बॉन्ड खरीद लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो वो चीज़ है, अगर ऐसा रहता है तो लोगों की मनी सप्लाई या हाथ में जो मनी होती है कम से कम वो कम हो जाए, कैश बैलेंस कम हो जाता है।
तो उसकी वजह से डिमांड थोड़ी कंट्रोल हो जाती है और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाती है। तो ये चीज़ होती है। डिश टीवी येस बैंक फाइट गेट्स मर किया। तो यहाँ पर क्या है, फाइट चल रही है, येस मतलब फाइट तो क्या ही, येस बैंक और सुभाष चंद्र फैमिली के अंदर। सुभाष चंद्र फैमिली प्रमोटर्स हैं डिश टीवी के, और येस बैंक के पास ऑलमोस्ट 25%, 24.78% डिश टीवी के शेयर्स हैं। तो इन दोनों के बीच में कंट्रोल को लेकर फाइट चल रही है डिश टीवी के। और येस बैंक ने अपना एक 5 सितंबर को 2021 को एक लेटर निकाला था, जिसके अंदर उन्होंने जो आपका बोर्ड है उसकी रिकंस्टिट्यूशन देखी थी। जो क्या होता है, जो आपका कंट्रोल होता है वो दो बेसिस पे होता है। या तो आपके पास 50% से ज़्यादा स्टेक होना चाहिए, या फिर आपके पास जो बोर्ड है उसको रिकंस्टिट्यूट करने की पावर होनी चाहिए। तो येस बैंक ने अपनी पावर एक्सरसाइज करी, बट ऐसा नहीं हुआ। तो उसके लिए ही ये फाइट जो इनकी चल रही है कि कंट्रोल क्या है। अब आगे, डिस्पाइट मानसून साउथ सी सीमेंट प्राइसेस इंक्रीज इन अगस्त। तो मैं आपको पहले थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ। जो आपका सीमेंट का सेक्टर होता है, मैन्युफैक्चरिंग का पूरा सिस्टम, या जो भी इसके अंदर कंपोनेंट्स और होते हैं, तो उन सब की प्रोडक्शन पे, उनके प्राइसेस पर एक कह सकते हैं कि अगर मानसून आ जाता है तो उनकी डिमांड कम हो जाती है। तो डिमांड कम होने से प्राइसेस भी कम हो जाते हैं, यानी कि एक नेगेटिव रिलेशन है। अगर मानसून बढ़ेगा तो इनके प्राइसेस में डिक्रीज देखने को मिलेगा, क्योंकि इनकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। तो अच्छा, अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आती है तो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। देखो, अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो डिमांड कम होती है। अगर प्राइसेस पहले बढ़ जाते हैं तो डिमांड जनरली कम होती है। बट अगर डिमांड कम हो जाती है तो प्राइसेस भी कम हो जाते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि उल्टा सीधा करके सेम ही बात कर रहे हैं। बट प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो डिमांड कम हो रही है, डिमांड कम हो जाती है पहले, तो उस चीज़ के प्राइसेस भी कम हो जाते हैं। तो ये चीज़ है। अब प्राइसेस जो कम हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि डिमांड कम हो चुकी है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मॉनसून के अंदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ थोड़ी सी म्यूटेड हो जाती है। म्यूटेड मतलब थोड़ी रुक जाती है थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि फिर उस टाइम पे जो भी बनेगा, मॉनसून आ जाएगा, वहाँ पे पानी भर जाएगा, तो वो चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए ये चीज़ बंद की जाती है थोड़े दिन के लिए। तो इसके लिए कम सीमेंट डिमांड की जाती है। बट ऐसा क्या हुआ साउथ इंडिया के अंदर कि ये प्राइसेस बढ़ गए? तो ये चीज़ खास क्लियर नहीं की गई है, बट ये बताया गया रीज़न इसके अंदर कि जून जुलाई के अंदर जो करेक्शन आया था, जून जुलाई के अंदर प्राइसेस ओवरऑल पूरे इंडिया के अंदर गिरे थे। तो इसके कोई रीज़न ऐसा सच नहीं है। बट इन्फ्लेशन आप एक रीज़न मान सकते हैं। इन्फ्लेशन की वजह से लोगों ने डिमांड करना कम कर दिया, बट ऐसा सच इन्होंने आर्टिकल के अंदर नहीं बताया और प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कुछ भी। तो जो भी रीज़न थे उनकी वजह से जून जुलाई के अंदर साउथ में करेक्शन ज़्यादा आ गया। तो साउथ में करेक्शन ज़्यादा आ गया तो लोगों ने फिर कम प्राइस पर डिमांड करना ज़्यादा शुरू कर दिया, और वो आपका एक प्राइस में वहाँ से इंक्रीज देखने को मिला, क्योंकि अब मानेंगे डिमांड बढ़ गई तो प्राइसेस भी बढ़ गए। तो ये चीज़ साउथ के अंदर हुई है। अब इसके अंदर क्या हुआ है कि फर्स्ट पॉइंट के अंदर, प्राइसेस हैव राइजन बाय 13 रुपीज़ पर बैग इन अगस्त एंड नाउ आर एट 404 रुपीज़ पर बैग। तो ये यहाँ पर 50 kg का एक बैग होता है, उसकी कॉस्ट 404 रुपीज़ के आसपास चली गई। सो दैट इज़ इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या फिर आप इसके नीचे जाके कमेंट जरूर कर दें एक बार के लिए। अगर आपको पसंद आया, नहीं पसंद आया, कुछ भी आप बता सकते हैं। तो दैट इज़ इट। एंड अगर आपको कोई भी वैसा डाउट पूछना रहता है तो आप लिंक्डइन पे रीच आउट ज़्यादा करें। ये काफ़ी सारे लोगों ने कल मुझे, मतलब 2 लोग ने मुझे कल मेल कर दिया था, तो मतलब मेल भी कर सकते हैं एक्चुअली, बट लिंक्डइन पे करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। So that is it and thank you for watching.